Hello students, welcome back again to this amazing channel 80 Studies. My name is Aditya और आज हम लोग लाए हैं बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 4 और इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे प्योरली प्रोटीन्स के बारे में। इसका पहले का लेक्चर जो कि पार्ट 3 था उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इस अपनी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर इस आई बटन को क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं, राइट। तो ये लेक्चर कंप्लीटली हमारा प्रोटीन बेस्ड होने वाला है और ये लेक्चर गारंटीड है कि प्रोटीन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर देगा और एग्जामिनेशन में आपको प्रोटीन से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है ये लेक्चर वो आपको प्रोवाइड करा देगा। इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ एनसीईआरटी भी देखेंगे हमारी, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लेक्चर प्रोटीन में आपको किंग और क्वीन बनाने वाला है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। प्रोटीन्स, जिसमें हम सबसे पहले अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्टिंग आवर लेक्चर। तो पहले हेडिंग आती है हमारे पास अमीनो एसिड्स। बेसिकली अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, राइट। सो देखिए हमारे पास क्या होता है, जो मीथेन होता है वो जो मीथेन होता है वो CHH4 होता है, जैसे कि हमने कल देखा था, राइट। और हमने देखा था कि कैसा उसके स्ट्रक्चर में रिप्लेसमेंट हमने करी है, राइट। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी लाइट को लेफ्ट या फिर राइट बेंड कराते हैं अगर हम लाइट को अमीनो एसिड्स के थ्रू पास कराएंगे, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। अब ऐसा क्यों, ग्लाइसिन को क्यों छोड़ के? अब आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, राइट। हमने ये बात कही थी जिसके अंदर आर ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन का लगा रखा है हमने। हमारे पास COOH है और NH2 भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन इसमें बेसिकली क्या है, दो जो चीजें हैं वो सेम हो गई हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है। जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती हैं उसी केस में ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है और लाइट को बेंड करा सकता है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी अमीनो एसिड्स बेसिकली प्लांट ही बनाते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो अल्फा टाइप के होते हैं, अल्फा टाइप के होते हैं और प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया था आपको अल्फा टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर COH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, एसिडिक ग्रुप लगा होता है और इस ग्रुप के जो साथ में कार्बन लगा होता है इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है NH2 ये अल्फा कार्बन से अटैच है इसलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है, राइट। तो सारे प्रोटीन जो भी अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं वो अल्फा टाइप के ही फॉर्म करते हैं और कोई टाइप के फॉर्म नहीं करते। हालांकि बीटा टाइप के भी होते हैं, राइट, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन सिर्फ अल्फा टाइप के ही करते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे हमारे पास ये आर ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको हम चेंज करेंगे तो अमीनो एसिड हमारे पास चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल H है तो ग्लाइसिन हमारे पास हो जाएगा, राइट। ओके, और हमारे पास अलग अलग चीजें आएंगी तो अलग अलग हो जाएगा, राइट। हमने सिंपल सा देखा था CH3OH अगर हम लगाएंगे CH2OH तो हमारे पास सेराइन बन जाता था, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात करी थी, राइट। कम्स इन एसिड सॉल्युबल पूल। तो आप भूले तो नहीं होंगे अभी तक कि हमने एक चीज क्लॉथ से या फिर एक कॉटन से हमने जो हमारा पेस्ट था उसको हमने फिल्टर करवाया था, राइट। पेस्ट था उसको हमने फिल्टर करवाया था, राइट। तो जो चीजें यहाँ पर रह गई थी, दैट इज जो चीजें हमारे पास चीज क्लॉथ पे रह गई थी, फनल में रह गई थी, उसको हमने क्या कहा था कि ये किस में आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। AISP मैंने लिखा था, आपको याद आ रहा होगा। और जो चीजें नीचे आ जाती हैं ट्राइक्लोरोएस्टिक के साथ उसको हम लोग एसिड सॉल्युबल पुल कहते हैं, राइट। वो एसिड सॉल्युबल पुल में होती हैं। तो हमको पता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स एसिड सॉल्युबल पुल में हमको मिलेंगे, राइट। प्रोटीन जो है वो एसिड इनसॉल्युबल मिलते हैं लेकिन अमीनो एसिड्स एसिड सॉल्युबल में ही मिलते हैं, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। हमने अमीनो एसिड्स की एक जनरल इंफॉर्मेशन ले ली है और अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, राइट। तो क्लासिफिकेशन हम इसके दो बेसिस पे करेंगे। जो पहला हमारे पास बेसिस होगा दैट इज द प्रोडक्शन प्लेस, इसकी कहाँ, यानी कहाँ अमीनो एसिड बन रहे हैं। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द आर ग्रुप, यानी जो आर ग्रुप अमीनो एसिड्स के साथ अटैच होता है, राइट, वो आर ग्रुप की सॉल्युबिलिटी क्या है उसके ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो एक एक करके अपने दोनों क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेस, यानी कहाँ वो बन रहे हैं। तो इसके बेसिस पे, यानी प्रोडक्शन ऑफ प्लेस के बेसिस पे इसके दो क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स के किए गए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला क्लासिफिकेशन है दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स और राइट वाले को हम लोग
नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। देखते हैं क्या होते हैं। सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं यानी हमारे लिए एसेंशियल है, राइट, और नॉन एसेंशियल जो हमारे लिए नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, तो उसको हमको बाहर से इनटेक करना होता है विद फूड के हेल्प से, जो हम खाना खाते हैं उसके हेल्प से हमें उसे इनटेक करना होता है हमारे डेली लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कुछ अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं उनको हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, राइट, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और एक हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, राइट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे पास टोटल 10 हैं और इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखी थी, यानी पार्ट 2 में बता रखी थी। एमपी विट्ठल करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो वी हैव मिथ्योनिन, वी हैव फिनाइल एलेनिन, वी हैव एलाइन, वी हैव आइसोल्यूसिन, वी हैव ट्रिप्टोफैन, वी हैव थ्रियोनिन, देन वी हैव हिस्टिडाइन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसीन। मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड के अंदर ये 10 एसेंशियल होते हैं, लेकिन जो अडल्ट हो जाते हैं, अडल्ट यानी 18 प्लस के जो लोग होते हैं, बहुत सारे जनरली ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर 2 अमीनो एसिड्स हिस्टिडाइन और आर्जिनिन जो है ये बनने लग जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। इसलिए जब ये बॉडी के अंदर बनने लग जाएंगे तो ये फिर नॉन एसेंशियल बन जाएंगे। इसलिए 2 अमीनो एसिड हट गए, इसलिए जो अडल्ट है उनके लिए सिर्फ 8 ही एसेंशियल बचते हैं, राइट। आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो इसके रिलेटेड हम लोग एक डिजीज है पीक्यू डिजीज, दैट इज फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज। इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो इस टॉपिक से रिलेट करता है, राइट, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्ट क्लियर करने वाला है, राइट। ओके, सो देखिए स्क्रीन पे आप जो इमेज देख रहे हैं लेफ्ट साइड, ये फिनाइल एलेनिन की इमेज है, राइट। ये एक फिनाइल एलेनिन की इमेज है। फिनाइल एलेनिन हमने अभी पढ़ा कि ये एक बेसिकली एसेंशियल अमीनो एसिड है, राइट। फिनाइल एलेनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये इसकी एक इमेज। फिनाइल एलेनिन बेसिकली इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, दैट इज हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो फिनाइल एलेनिन के ऊपर एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर ही, और इसको कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन के अंदर। सी, सो टायरोसिन इज आल्सो अ अमीनो एसिड, टायरोसिन इज आल्सो अ अमीनो एसिड। अब देखिए फिनाइल एलेनिन जिसको हम लोग बाहर से खा रहे थे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। वेरस टायरोसिन जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। ये इसके कन्वर्जन से बनता है, और कन्वर्जन कौन कराता है, हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो इसकी कन्वर्जन कराता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। और ये टायरोसिन के बहुत सारे फायदे भी हैं। टायरोसिन जो है, ये हमारा जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, ये डोपामिन बनाने के लिए काम करता है। T3D4 जो थायराइड हार्मोन होते हैं उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेलेनिन जो कि हमारी स्किन पिगमेंटेशन देखता है उसके लिए काम करता है। कैटेकोलामाइंस जिसके अंदर हमारे पास इमरजेंसी हार्मोन्स और अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, उसके अंदर भी ये उसकी फॉर्मेशन के लिए, उन हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए भी ये काम करता है, प्रॉपर वर्क करता है। यानी टायरोसिन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जब ये सब कुछ सिंपल काम कर रहा है तो फिर यहाँ पर हमने डिजीज वर्ड का यूज क्यों किया है, यहाँ पर डिजीज वर्ड का यूज क्यों किया है। तो डिजीज में देखते हैं क्या होता है। अभी ये जनरल केस, राइट, ये जनरल केस है जिसमें हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है। इन केस क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसकी जब कमी पड़ जाने लगती है तो पीए का लेवल जो है इंक्रीज कर जाता है। पीए यानी आप समझ सकते हैं, पीए का मतलब है फिनाइल एलेनिन को हमने शॉर्ट फॉर्म में पीए लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीए का लेवल बढ़ने लग जाता है क्योंकि हाइड्रोक्सिलेज हमारे पास कम हो गया है। जब पीए का लेवल बढ़ने लग जाता है तो जो पीए है वो लिवर में चला जाता है। उसको कहाँ भेज दिया जाता है, लिवर में भेज दिया जाता है, और उस लिवर में उसका डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन मतलब क्या होता है, सी अमाइन है और डीएमिनेशन है, तो डीएमाइन का मतलब क्या हुआ, डीएमाइन का मतलब हुआ कि जो अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, इसका रिमूवल होता है, राइट, इसका रिमूवल होता है सिंपली, और इसको हम लोग डीएमिनेशन कहते हैं। तो जब इसका डीएमिनेशन हो जाएगा हमारे पास, यानी लिवर में जाके जब ये डीएमिनेट कर जाएगा, तो हमारे पास जो फिनाइल एलेनिन पहले था, इसका जब डीएमिनेशन हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड और कुछ नहीं बल्कि कीटोन बॉडीज हैं, जो हम कहते हैं कीटोन बॉडीज हमारी यूरिन में आती हैं, वो कीटोन बॉडीज यही है फिनाइल एलेनिन। ओके, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल से समझिए। हमारे पास अभी क्या केस बन गया है कि हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फिनाइल एलेनिन का लेवल इंक्रीज कर गया है। बॉडी देख रही है कि लेवल इंक्रीज कर रहा है, इसलिए उसने बॉडी ने पीए को भेज दिया लिवर में, और लिवर में उसका हो गया डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। तो क्या क्या
केसेस आएंगे। देखिए पहली चीज तो है फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज करेगा, ठीक, बहुत ही सिंपल सी बात है, फिनाइल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है तो वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिनाइल एलेनिन डिक्रीज करेगा, फिनाइल एलेनिन सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि टायरोसिन जो है ये भी डिक्रीज करेगा, टायरोसिन भी डिक्रीज करेगा, राइट। क्यों, क्योंकि फिनाइल एलेनिन को किसमें कन्वर्ट हो रहा था, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होना था, लेकिन क्योंकि हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो गई इसलिए कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, टायरोसिन की भी कमी पड़ रही है। तो अब क्या होगा, देखिए फिनाइल पायरुविक एसिड अगर इंक्रीज करेगा, दैट इज कीटोन बॉडीज अगर इंक्रीज करेंगी तो ये यूरिन में आने लग जाएंगी, ह्यूमन यूरिन के अंदर ये आने लग जाएंगी, और साथ ही साथ एक और अपना सिम्टम दिखाएगी, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। सिमिलरली टायरोसिन अगर डिक्रीज करेगा तो टायरोसिन हमने पढ़ा था कि ये मेलेनिन बनाने के काम आता है, मेलेनिन जब गिरने लगेगा, उसका लेवल डिक्रीज होने लगेगा तो स्किन प्रॉब्लम्स होने लगेंगी यूजुअल, क्योंकि मेलेनिन हमें पता है पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, और अगर इसका जो लेवल है वो गिरेगा तो स्किन प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियस सी बात है कि होने लग जाएगी, राइट। बढ़ते हैं आगे। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन, तो हमारा एक जनरल सा केस था ये पीक्यू का, आपको याद करना सही है, जरूरी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमने बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप की सॉल्युबिलिटी पे हमने देखा था अमीनो एसिड के अंदर आर ग्रुप भी होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिवाइड है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी भी ये दो बेसिस पे ये डिवाइड होता है, एक होता है नॉन पोलर अमीनो एसिड और एक होता है पोलर अमीनो एसिड। ओके, सो नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नॉन पोलर अमीनो एसिड के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रो मीन्स एच, सिंपल सी बात है, ठीक है, और कार्बन मीन्स सी, यानी इन्हीं हाइड्रोकार्बन होता है, यानी सी एच से एक कंपाउंड बना हुआ होता है और वो आर ग्रुप के साथ, आर ग्रुप की जगह पर अटैच होता है, ठीक है। इसीलिए ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, जब तक उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप ना लग जाए जो कि रिक्वायर्ड हो फॉर द, जो कि कैपेबल हो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तब तक वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होगा। वहीं अगर हम देखें पोलर केस में, तो पोलर अमीनो एसिड के केस में आर ग्रुप जो होते हैं वो 6 अलग अलग तरीके के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ, ये 6 तरीके के होते हैं, इनको हम देखते हैं। जैसे पोलर अमीनो एसिड है, अगर हमारे पास आर ग्रुप की जगह ओ एच ग्रुप आ गया, ठीक है, सिंपल समझिएगा, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इन सभी के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये एग्जांपल है और एग्जांपल याद करना बहुत जरूरी है। मैं बता दूं आपको कि टीटीएस और कुछ नहीं, आप अपने जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर दिए, टीटीएस के अंदर आता है टायरोसिन, थ्रियोनिन और सेराइन, राइट, टायरोसिन, थ्रियोनिन और सेराइन। फिर हम बात करते हैं बेसिक ग्रुप, सब उसको कोई बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, आर ग्रुप की जगह पर कोई बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके एग्जांपल के अंदर कौन आता है, HLA, दैट इज इट्स कमिंग हिस्टिडाइन, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, हिस्टिडाइन, लाइसिन और आर्जिनिन, राइट। आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर भी होता है, जैसे कि आप क्लास 12 के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं, राइट। कौन सा, हिस्टिडाइन और लाइसिन, सॉरी आर्जिनिन और लाइसिन जो होता है, राइट, ये दो जो होते हैं, ठीक है। एसिडिक ग्रुप सपोज करो आर की जगह पर है तो वो सिंपली अमीनो एसिड बना देगा, ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड, ये सारे अमीनो एसिड के एग्जांपल है, राइट, टीटीएस, एचएल, ये सब अमीनो एसिड के एग्जांपल है, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। सल्फर, जिसके पास सल्फर होगा आर ग्रुप की जगह पर, उसके एग्जांपल में मिथेनॉल आता है और सिस्टीन आता है, यानी आर ग्रुप की जगह पर नहीं, आर ग्रुप जो है उसके साथ सल्फर अटैच होगा तो हमारे पास मिथेनॉल और सिस्टीन एग्जांपल आ जाएगा। अगर हमारे पास अमाइड ग्रुप है, तो अमाइड ग्रुप क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि अमाइड ग्रुप कुछ ऐसा सा होता है, सी डबल बॉन्ड हो और इसके साथ एक जुड़ जाता है और NH2, सो ये ग्रुप जो होता है और इसके साथ फर्दर और कुछ चेन लगी हुई रहती है, राइट, कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन लगी रहती है और ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हमारे पास दो अमीनो एसिड आते हैं, एक होता है एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, दोनों अमीनो एसिड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट रहता है, बस फर्क किसमें रहता है, जो यहाँ की इनकी हाइड्रोकार्बन की चेन है इनमें फर्क रहता है, इसलिए, ठीक है। और इमाइनो ग्रुप, अब इमाइनो ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने अमाइन ग्रुप पढ़ा है, दैट इज NH2, ठीक है। अमाइन ग्रुप क्या होता है, NH2। तो इमाइन ग्रुप क्या होता है, इमाइनो ग्रुप क्या होता है, इमाइनो ग्रुप ध्यान से देखिए, जो NH होता है दैट इज इमाइन, ठीक है, ये ग्रुप जो है ये इमाइन ग्रुप है, सो इसके दो बॉन्ड है, ये इमाइन ग्रुप होता है और ये प्रोलिन जैसे अमीनो एसिड के अंदर हमको मिलता है। तो ये 6 के 6 अमीनो एसिड जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए
कैपेबल होते हैं, इसलिए ये इन पोलर अमीनो एसिड्स के अंदर ये सारे आते हैं। बहुत ही सिंपल से मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल है ये है। ओके, सो कुछ बेसिक बात कर लेते हैं अमीनो एसिड के बारे में जो आपको जानना जरूरी हो जाता है। सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड यानी जिसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो कौन है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर भी आता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर 3 आते हैं, दैट इज फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। हमने टायरोसिन की बात करी अभी पीकेयू में, राइट, और ट्रिप्टोफैन एसेंशियल में है, फिनाइल एलेनिन भी एसेंशियल में है और हमने पीकेयू में बात कर ली, राइट। ओके, सो अमीनो एसिड्स है हमारे पास। हमने पता है कि अमीनो एसिड से ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और ये अमीनो एसिड कैसे प्रोटीन बनाते होंगे? एक दूसरे से जुड़ के, राइट। और जुड़ते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। सो अगला टॉपिक जो हमारे आने वाला है दैट इज कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। प्रोटीन के अंदर क्या कंसेप्ट होता है बॉन्ड का? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा था कंसेप्ट, अब हम प्रोटीन के केस में इसका कंसेप्ट देखने वाले हैं, राइट। सो मैं आपको बता दूं, प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर होता है, राइट, जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड जो होते हैं क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सेम अमीनो एसिड नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि अमीनो एसिड को अगर आपको डिफरेंट करना है तो आपको आर ग्रुप चेंज करते रहना। बस आप आर ग्रुप चेंज करते रहिए और अल्फा अमीनो एसिड चेंज होता रहेगा, राइट। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ अमीनो एसिड देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड्स हम देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे बेसिकली होती है, राइट। सो बेसिकली देखिए, हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसके अंदर एक ग्रुप है हमारे पास R1, यानी कोई एक कोई एग्जांपल ले लीजिए, लमसम कोई एक अमीनो एसिड है, मान लीजिए एलिनिन है। इसके साथ मैंने एक अमीनो एसिड और है हमारे पास R2, राइट। हमारे पास 2 अमीनो एसिड आ गए। अब ध्यान से देखिए बॉन्ड कैसे बनाते हैं। सो इस अमीनो एसिड का OH इस अमीनो एसिड के H के साथ बॉन्ड बनाता है और आपको दिख ही रहा होगा कि ये अमीनो एसिड क्या बनने वाले हैं? OH और H क्या बनाते हैं? ये H2O बना देते हैं, यानी वाटर बना देते हैं और निकल जाता है, राइट। वाटर बना के निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाटर बना के हमारे पास निकल गया है और एक बॉन्ड यहाँ पर स्टेब्लिश हो गया है। यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो स्टेब्लिश हो गया है क्योंकि यहाँ पर 2 पेप्टाइड जुड़े हुए हैं, एक ये है एक ये है, दोनों को पेप्टाइड कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इस वाले जो बॉन्ड है जो बीच में बना, इसको हम लोग डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको हम लोग डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, बहुत ही सिंपल, राइट। तो आप ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप इसको। अब हमारे पास ये बन गया है, अब इसका H खाली है और इसका OH खाली है, राइट। ऐसे तो ये बहुत बड़ी चेन बनती जाएगी। इसके साथ आप एक और अमीनो एसिड लगा लीजिए, फिर एक और अमीनो एसिड लगा लीजिए, तो ऐसे चेन बनती जाएगी जिसमें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है R1 है, R2 है, ठीक है, फिर कोई R3 ग्रुप आ गया, फिर R4 ग्रुप आ गया, R5 ग्रुप आ गया। तो ये बेसिकली बहुत बड़ी चेन बन जाती है। और मैं आपको बता दूं ये हेट्रोपॉलीमर है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि सारे अमीनो एसिड क्या है? डिफरेंट है। चाहे आप ये अमीनो एसिड को देखें, इसके अंदर एक अलग R है, R ग्रुप है, इसके अंदर अलग R ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर अलग R ग्रुप है। तो प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि अगर R1 के इधर देखें आप, तो इधर हमारे पास N मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये N है। एंटी मैंने इसलिए क्योंकि इसको N टर्मिनल कहते हैं। और अगर हम राइट साइड वाले को देखें तो हम उसको C टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि जो COH है वो तो हमेशा एक आपको कहीं ना कहीं खाली मिलेगा ही, ठीक है। तो मतलब आप आखिरी में जाएंगे तो आपको वो कभी ना कभी खाली तो मिलेगा ही, इसलिए इसको सी टर्मिनल कहा जाता है। और यहाँ वाले को हम लोग एन टर्मिनल कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड हेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन ऑफ COOH ग्रुप, राइट। बहुत ही सिंपल है, राइट। और एक वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आया, मतलब अगर आपको 2 अमीनो एसिड्स को जोड़ना है, 1 2, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट। एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, राइट, एक वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर आपको 10 अमीनो एसिड्स को जोड़ना है तो आपको 9 वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड आप देख लीजिए, N-1 इज द नंबर ऑफ बॉन्ड एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकले, राइट, H2O, ठीक है। तो ये क्या है? N जो है वो है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, सो इट इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है। और ये क्या है? ये हमको बताता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकले हैं इतने अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बड़ी सिंपल तरीके से हमने जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे और हमने ये भी जान लिया कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं कितने अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए।
और अब हम बात करने जा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। तो स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसकी हेल्प मैंने एनसीईआरटी से ले रखी है। एनसीईआरटी हमको बताएगी प्रॉपरली कि क्या बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, राइट। सो देखिए, मैंने आपको पहले बताया प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, राइट, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड्स के धागे से बने होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ठीक है, यानी अलग अलग लोगों के लिए स्ट्रक्चर का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर है आपका, ठीक है, तो उसको अगर आप कोई स्ट्रक्चर बोलोगे तो क्या समझेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझेगा, राइट। जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये समझेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर है मान लो कोई आपका, ठीक है, उसको आप बोलोगे स्ट्रक्चर के बारे में तो वो एक 2D स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सोचेगा, ठीक है। और अगर आप यही चीज एक फिजिसिस्ट को बोलोगे, ठीक है, अपने एक फिजिक्स की टीचर को बोलोगे तो वो एक 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर को सोचता है, 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर को सोचेगा, ठीक है। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट है, जो कि हम लोग हैं, अगर आप एक बायोलॉजिस्ट को बोलोगे स्ट्रक्चर के बारे में तो वो समझेगा कि हमारे पास प्रोटीन के ही 4 लेवल पे स्ट्रक्चर आते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर को 4 लेवल में देखता है, राइट। जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन द प्रोटीन which is first amino acid, which is second, and so on is called the primary structure। यानी अगर हम एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लगाते जाएं, यानी जस्ट एक चेन की फॉर्म में हम लोग अमीनो एसिड को जोड़ते जाए, ठीक है, एक सिंपल सी चेन हमारे पास बन गई है, अमीनो एसिड की सिंपल सी चेन है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई धागा नहीं है, कोई उलझन नहीं है, तो उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, ठीक है, एक लाइन की तरह इमेजिन कर रखा है, और जो लेफ्ट एंड है रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट, ये इमेज के बारे में बता रखा है, राइट। जो फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल, मैंने आपको एन टर्मिनल अमीनो एसिड के बारे में बता दिया है, और लास्ट वाले को सी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ड्यू टू द कार्बन ऑफ COOH ग्रुप। जो प्रोटीन थ्रेड होता है डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, ठीक है, तो प्रोटीन ऐसे रह नहीं पाता है कि सिर्फ एक सिंगल रॉड है, एक सिंगल थ्रेड है, ठीक है, इसके फॉर्म में एक प्रोटीन काफी टाइम तक रह नहीं पाता है, इस थ्रेड को फोल्ड होना पड़ता है 2 स्ट्रक्चर में, राइट। अभी 2 स्ट्रक्चर में प्रोटीन जो है फोल्ड हो जाएगा, राइट। 2 स्ट्रक्चर में प्रोटीन फोल्ड होने वाला है। एक स्ट्रक्चर जो है वो हेलिक्स है, राइट। हेलिक्स की स्ट्रक्चर में शेयर होता है सिमिलर टू द रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। आपने एक स्टेयरकेस देखा, सीढ़ियां देखी हैं जो ऐसे नीचे आती रहती हैं, राइट, आप समझ सकते हैं, ऐसे ऊपर जाती रहती है, जो एक सर्कल में सीढ़ियां होती हैं हेलिकल स्ट्रक्चर में, राइट। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, ठीक है। और दूसरा बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो राइट हैंडेड हमेशा शो करता है। देखिए आप, ये MCQ में पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है, राइट हैंडेड शो करता है। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली आप एक पेपर लीजिए, और याद है पेपर को पहले हम लोग फैन बनाया करते थे, तो कैसे करते थे, पहले थोड़ा सा इधर फोल्ड किया करते थे ऐसे, ठीक है, फिर थोड़ा उल्टे से फोल्ड किया करते थे, फिर ऐसे फोल्ड करते थे, फिर उल्टे से फोल्ड करते थे, फिर ऐसे फोल्ड करते थे, फिर उल्टा फोल्ड करते थे, राइट। जैसे हम फैन बनाते थे तो आपको याद है कुछ एक ऐसा सा फैन बन जाया करता था, राइट, एक पेपर से ऐसा था फैन बन जाया करता था, आपको याद होगा, राइट, एक ऐसा सा फैन बन जाया करता था। तो कैसे इसमें अपसाइड डाउन था, अपसाइड डाउन हुआ करता था, राइट। सो ऐसे ही स्ट्रक्चर में हमारे पास जो प्रोटीन बनता है एक ऐसे ही प्रोटीन बन जाता है, राइट। आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर इसका होता है, राइट। ये एक पेपर है, उसको मैंने फैन की तरह फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन, तो इसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज हेलिकल। In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर कई बार क्या होते हैं, ऐसे भी नहीं रह पाते, और वो एक हॉलो वुलन बॉल की तरह, ठीक है, एक वुलन बॉल होती है ना, उसकी तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको, ये जो स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो हमको एक 3 डायमेंशनल व्यू दिखेगा। टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो जरूरी होता है, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, यानी ज्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं जिनको अपना फंक्शन करना होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आकर ही अपना फंक्शन फॉर्म कर पाते हैं। सी, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं वो एक से ज्यादा सब यूनिट से बने हुए रहते हैं। जो मैनर रहता है जिसके अंदर अपने आप को फोल्ड करते हैं,
पॉलीपेप्टाइड्स को और सब यूनिट्स को आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग अपने आप को फोल्ड करते हैं। लीनियर स्ट्रिंग ऑफ द spheres arrange one upon each other in the form of cube or a plate, ठीक है, इस आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी अगर हमारे पास दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन आ गए, एक ये प्रोटीन आ गया, सपोज करो ये वुलन शेप में है, ठीक है, वुलन में है, एक ये प्रोटीन हो गया, ये दोनों वुलन शेप। अब अगर ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, तो इनके अंदर अलग अलग बॉन्ड काम करना है, राइट। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, इसके अंदर, ठीक है, सल्फाइड बॉन्डिंग आती है। अगर सल्फर हमारे पास है अमीनो एसिड्स के अंदर तो वो है, तो बेसिकली अगर ये दोनों भी एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, राइट। तो अडल्ट ह्यूमन में इसका एग्जांपल दे रखा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। अडल्ट ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट होती हैं, राइट। तो अल्फा के 2 होते हैं और बीटा की 2 चेन्स होती हैं, हमको पता है, राइट, ठीक है। अल्फा की 2 चेन होती है और बीटा की 2 चेन होती है। अब अल्फा की 2 चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बीटा की 2 चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा और ये फॉर्म करके क्या बनाता है हमारे पास, ह्यूमन हीमोग्लोबिन बनाता है, राइट, ह्यूमन हीमोग्लोबिन बनाता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। प्रोटीन का पूरा पार्ट हमारे पास खत्म होता है, राइट। इसके अलावा प्रोटीन की मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, दैट इज द फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शरी या क्वाटरनरी में आपको मिलेगा वाटर सॉल्युबल, और फाइब्रस सेकेंडरी स्ट्रक्चर और वाटर इनसॉल्युबल होता है। फाइब्रस के एग्जांपल में हमारे पास हेयर के जो केराटिन होता है, इलास्टिन, कोलेजन, ये आता है, और ग्लोबुलर के अंदर एंजाइम्स आता है, ठीक है। तो यही बात है, और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ इसमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। इस चैप्टर को अभी हम आगे के 2 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग एंजाइम्स को देखेंगे। प्रोटीन बनाना आपको बहुत जरूरी था, मैंने सोचा था कि इसके अंदर मैं न्यूक्लिक एसिड को भी ऐड कर दूंगा, लेकिन अगर मैं वो ऐड कर देता था तो मेरे को लगता था कि प्रोटीन की जो एफिशिएंसी से मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं आपको सही से नहीं समझा पाता, और एक तरीके से जो टाइम लिमिट हमारी वो भी एक्सटेंड हो जाती, जो कि हमें सही नहीं लगती है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत सारे एमसीक्यू लगाने चाहिए, राइट। आपको सोर्स को लिमिट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ से भी कर लिया, इधर से भी कर लिया, इधर से भी कर लिया, आपने सोर्स को आप लिमिट रखिए और उसी सोर्स को बार बार करिए। वो कहते हैं ना, इट इज बेटर टू रीड वन बुक 100 टाइम्स, ठीक है, एज कंपेयर टू रीडिंग 100 बुक्स एट अ टाइम, ठीक है। तो 100 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 100 बार पढ़ लिया जाए, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन का खत्म होता है पूरा टॉपिक। मेरे को पूरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको 100% प्रोटीन पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाले लेक्चर्स आपको और मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हेल्दी।